नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपने परिवार का और अपना ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। आइए दोस्तों, नए जोश और नए ऊर्जा के साथ हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं, जो हमारा संस्कृत व्याकरण प्रवेश का यानी बाबूराम सक्सेना के आधार पर टीजीटी में निर्धारित किया गया है, उसका अध्ययन करते हैं दोस्तों। प्राक कथन है, इसका पहले भाग का अध्ययन हम लोग टीजीटी के ऊपर फोकस करते हैं दोस्तों। और बहुत दिनों के बाद आज हम हाजिर हुए हैं दोस्तों। तो आज का मोटिवेशन कोट है, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। क्या दोस्तों? हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है और बदल के अपने संघर्ष और अपने मंजिल को पाना है दोस्तों। अपने मंजिल को पाने के लिए दृढ़ संकल्प और एक मजबूत इरादे की ज़रूरत है दोस्तों। और अपने मंजिल को पाना ही पड़ेगा, क्योंकि समस्याएं तो हमारे जीवन में आती ही रहेंगी। समस्याएं आना भी ज़रूरी है दोस्तों। अगर समस्या नहीं है तो उसका समाधान भी नहीं है। तो समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। अगर समस्या भी आ रही है तो उसका भी कोई जो है बात है दोस्तों, और वो हमारे जीवन को बदलने की तरफ इशारा करती हैं, इसी मोटिवेशन कोट। आइए दोस्तों, हम लोग आज फिर से हाजिर हुए हैं संस्कृत व्याकरण को लेके, जो बाबूराम सक्सेना में है, जो हमारे टीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो उसे हम लोग लेके हाजिर हुए। आज से हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत टीजीटी में जो बुक हमारे निर्धारित की गई है संस्कृत व्याकरण को, उसको पढ़ेंगे। तो आइए इसके प्राक कथन से इसकी शुरुआत करते हैं। व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत अध्ययन सूक्ष्म और विस्तृत अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ है, उतना अन्य किसी भाषा में नहीं हुआ है। क्या है दोस्तों? उतना अन्य किसी भाषा में नहीं हुआ है। व्याकरण को सांग वेद का मुख कहा जाता है। क्या कहते हैं? व्याकरण को सांग वेद का मुख बताया गया है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन बनता है कि व्याकरण को सांग वेद का क्या कहते हैं? तो व्याकरण को सांग वेद का मुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख कहा जाता है। वैदिक युग से ही शब्द की मीमांसा की अति भारतीय मनीषियों की बुद्धि दौड़ती रही है। यानी क्या कहते हैं? वैदिक युग से ही, आज से नहीं, प्राचीन युग से ही, वैदिक काल से ही शब्द मीमांसा का अर्थ होता है दोस्तों कि इसमें जो भी शब्द होते हैं, वो शब्द मीमांसा का भारतीय मनीषियों की, यानी भारतीय जो हमारे मनीषियों हैं, जो हमारे कवि हैं, दार्शनिक हैं, उन सब की बुद्धि दौड़ती रही है। उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग को क्या कहते हैं? शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रतिपाख्यों की रचना हुई है। प्रतिपाख्यों की रचना किससे हुई? प्रतिसाख्यों की रचना किससे हुई है दोस्तों? अगर पूछा जाता है कि प्रतिपादन के लिए प्रतिसाख्यों की रचना कहाँ से हुई है या किससे हुई है, तो इसमें आंसर बनेगा कि वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रतिसाख्यों की रचना हुई है। किसके लिए हुई है? प्रतिसाख्यों की रचना किसके लिए हुई है? तो वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए, या वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए किसकी रचना हुई है? तो प्रतिसाख्यों की रचना हुई है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। इसके उपरांत यास्क मुनि ने शब्द निरुक्ति संबंधी, क्या है? शब्द निरुक्ति संबंधी ग्रंथ निरुक्त प्रस्तुत किया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि अगर से पूछा जाए कि यास्क मुनि की जो रचना है उसका नाम क्या है, तो यास्क मुनि की जो रचना है तो वो शब्द निरुक्ति संबंधी है, या उसका नाम क्या है? निरुक्त। यानी क्या नाम है? निरुक्त। यास्क मुनि की शब्द संबंधी रचना का नाम क्या है? निरुक्त है। और निरुक्त किसकी रचना है? यास्क की है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि निरुक्त किसकी रचना है? यास्क की है। और यास्क की रचना कौन है? निरुक्त है। और कैसी रचना है? शब्द संबंधी रचना है। उसके बाद है निरुक्त प्रस्तुत किया है। यास्क ने ही सर्वप्रथम क्या किया है? शब्दों के विभाजन किया है। चतुर्विध विभाजन, यानी चतुर्विध विभाजन किसने किया है दोस्तों? तो यास्क मुनि ने ही किया है। यास्क मुनि ने शब्दों का, किसका? सबसे पहले शब्दों का
जो है चतुर्विध विभाजन यास्क मुनि ने किया है। चतुर्विध विभाजन, उस चतुर्विध विभाजन को क्या कहते हैं? उसे नाम कहते हैं, आख्यात कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं और निपात कहते हैं। चतुर्विध जो विभाजन है उसका नाम क्या है? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। क्या है? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ये है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात का चतुर्विध विभाजन किसने किया है? यास्क ने किया है। उसके बाद ये जो है बाबूराम सक्सेना के प्राकथन में है दोस्तों कि स्थापित किया है और यह सिद्ध करने के तुल्य प्रयास किया है कि सारे शब्दों का आधारभूत धातु है। क्या है दोस्तों? सारे शब्दों का जो आधारभूत है, जो भी हमारे शब्द हैं संस्कृत वेदांग में या व्याकरण शास्त्र में जो भी शब्द लिए गए हैं, उसका सभी शब्दों का जो आधार है वो क्या है? धातु है। इन्हीं सिद्धांत पर पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं आधुनिक निरुक्त विज्ञान अधिकतर आश्रित है। क्या है दोस्तों? आश्रित है। क्या? पाणिनि का अष्टाध्यायी किस पे? धातु पे, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात आदि इन्हीं पे जो है पाणिनि का अष्टाध्यायी जो है आधारित है और निरुक्त विज्ञान भी अधिकतर इसी पे आश्रित है। अच्छा, ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि यास्क मुनि का जो समय है वो क्या बताया गया है? यास्क मुनि का समय जो है वैसे हमारे संस्कृत शास्त्र में जितने भी कवि हैं संस्कृत में, वो भी किसी भी कवियों का जो है समय कोई एग्जैक्ट समय नहीं निर्धारित हुआ है दोस्तों। उनका समय अनुमान से ही बताया जा गया है कि कब के हैं, तो उनके रचना के आधार पर उनके समय को निर्धारित किया गया है। बाकी उनके जन्म के आधार पर उनका समय या स्थान को निर्धारित नहीं किया गया है। तो ये यास्क मुनि भी हैं जो निरुक्त की रचना किया है। इनका ग्रंथ का नाम निरुक्त है और ये शब्द को प्रतिपादित करने के लिए किया गया है। और निपात, उपसर्ग, आख्यात और नाम, ये इनके 4 विभाजन हैं शब्दों को। और इन्हीं शब्दों के आधारभूत जो है, इन जो शब्द हैं इसके आधारभूत धातु है और इन्हीं धातु के आधार में पाणिनि की अष्टाध्यायी है। क्या है दोस्तों? पाणिनि की अष्टाध्यायी। अभी यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की है। तो और आधुनिक जो निरुक्ति विज्ञान है इन्हीं धातु और यास्क मुनि के रचना निरुक्त पर आश्रित है दोस्तों। यास्क का समय जो अनुमान से 800 ईसा पूर्व लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है कि यास्क का जो समय है वो 800 ईसा पूर्व बताया गया है दोस्तों। वैसे तो एग्जैक्ट समय किसी संस्कृत शास्त्र में किसी भी जो है विद्वानों का या किसी भी कवियों का नहीं बताया जा सकता है। उसके समय को उनकी रचना के आधार पर बताया गया है। और है खेद है कि यास्क के परवर्ती और पाणिनि के पूर्ववर्ती क्या हैं दोस्तों? यास्क के परवर्ती और पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख मात्र मिलता है। क्या है? उनका उल्लेख मात्र मिलता है। किससे? उनकी कृतियाँ पाणिनि की अष्टाध्यायी के कारण मिलती है। जो पाणिनि का समय या उनके जन्म स्थान या उनके बारे में जो भी पता लगता है तो उनकी कृति जो है अष्टाध्यायी है उसके आधार पर मिलता है। विस्मृति के गर्त में विलीन हो चुकी हैं। क्या? जो हमारे पहले के ऋषि मुनियों की जो रचनाएं हैं वो विस्मृति यानी जो है विलीन हो चुकी है। उन्हें लोग भूलते जा रहे हैं, भूल से चुके हैं दोस्तों। विस्मृति के गर्त में विलीन हो चुकी हैं। आपिसली, काशकृत्सन और साकल्य, साटकायन क्या है? ये भी पूछता है कि पाणिनि के जो परवर्ती आचार्य हैं उनका क्या नाम है? तो आपसली, काशकृत, साकल्य और साटकायन ये सब आचार्य के इसके परवर्ती यानी पहले के पूर्ववर्ती हैं दोस्तों, पहले के हैं। इंद्र स्मृति विभिन्न व्याकरणों का उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में तथा बाद के टीकाओं के में मिलता है दोस्तों। इसे एंद व्याकरण कहते हैं। जो पाणिनि के पूर्ववर्ती या पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख मात्र मिलता है। परवर्ती पाणिनि के जो इनके ये पूर्ववर्ती कवि हैं कौन कौन? अपिसली और काशीन,
शाटकन, शाटकायन, ये सब पाणिनि के जो पूर्ववर्ती यानी पहले के क्या हैं, पहले के हैं दोस्तों, सबसे पहले के हैं। और इनका जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है, इंद्र प्रभृति विभिन्न व्याकरणों के पाणिनिक अष्टाध्यायी तथा इनके पाणिनिक अष्टाध्यायी में मिलता है तथा बाद के टीकाओं में मिलता है। इन्हें इंद्र व्याकरण का एक प्रतिष्ठित संप्रदाय क्या कहते हैं दोस्तों, इंद्र व्याकरण। इंद्र व्याकरण ये भी पूछा जाता है बहुत। इंद्र व्याकरण का एक प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत दिनों तक रहा है। इसका अनुसरण चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा तिब्बती यात्री इतिहासकार तारानाथ का भी उल्लेख होता है। ह्वेनसांग जो चीन से आया था भारत में घूमने या भारत के रचनाओं को विस्तृत से जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों। तो यह है क्या है दोस्तों, इनमें इंद्र व्याकरण एक ऐसा प्रतिष्ठित संप्रदाय है जो बहुत दिनों तक रहा है। क्या इंद्र व्याकरण, हमारा जो इंद्र व्याकरण है वो एक ऐसा प्रतिष्ठित है। क्या इंद्र व्याकरण ऐसा प्रतिष्ठित संप्रदाय है जो बहुत दिनों तक रहा है। इसके अनुसार चीनी यात्री ह्वेनसांग कौन है, इन्हीं जो है इसी इंग व्याकरण के अनुसार चीनी यात्री ह्वेनसांग और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार जो है कलाप व्याकरण क्या है, ये कलाप व्याकरण ने किया है। कलाप व्याकरण में हुआ है इसका उल्लेख। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार इंद्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। क्या है, तैत्तिरीय संहिता के अनुसार इंद्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण माना जाता है। अष्टाध्यायी के पहले का जो व्याकरण है वो इंद्र व्याकरण है। और ये चीनी यात्री के अनुसार, चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार और तिब्बती यात्री तारानाथ के अनुसार जो है हमारा ये तैत्तिरीय संहिता का इंद्र व्याकरण है जो सर्वप्रथम व्याकरण है। और एक और जो हमारे कवि हैं वो क्या है, डॉक्टर वर्नेल ने इस मत की पुष्टि करने के लिए प्राचीनतम तमिल व्याकरण लोकापयनम की इंद्र व्याकरण से समानता दिखलाई है। यानी जो है तिब्बती यात्री ने तो किया ही है दोस्तों, और जो ह्वेनसांग ने भी एक किया है। हमारे भारतीय विद्वान जो हैं कौन से, डॉक्टर वर्नेल ने, ये भी डॉक्टर वर्नेल ये विदेशी यात्री हैं दोस्तों, सॉरी विदेशी हैं, ये हमारे भारतीय नहीं। डॉक्टर वर्नेल ने इस मत की पुष्टि की है कि करने के लिए प्राचीनतम ये तमिल व्याकरण जो क्या है दोस्तों, एक मिनट, ये थोड़ा सा तोल्कापियम क्या है, ये तमिल व्याकरण तोल्कापियम की इंद्र व्याकरण से समानता दिखलाई है। और यह मत स्थापित किया है कि इंद्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। कुल जो पहले कहा गया है वही बात है दोस्तों कि इंद्र व्याकरण की रचना सर्वप्रथम हुई है। जो और अभी पूछा जाए कि डॉक्टर वर्नेल का जो प्राचीनतम व्याकरण है वो क्या है, वो तमिल व्याकरण है, उसका नाम है तोल्कापियम। क्या नाम है दोस्तों, तोल्कापियम। और इन व्याकरण की ही सर्वप्रथम रचना हुई है। उसके बाद आइए देखते हैं जो वररुचि तो कौन है, तो ये पाणिनि के पूर्ववर्ती हैं दोस्तों, पाणिनि के परवर्ती हैं, यानी बाद के कवि माने जाते हैं। तो वररुचि और ब्याडी इसी व्याकरण के संप्रदाय के थे। यानी कौन, वररुचि और ब्याडी ये भी व्याकरण शास्त्री थे दोस्तों, और ये इसी व्याकरण के यानी इंद्र व्याकरण के संप्रदाय के थे। इंद्र व्याकरण की मुख्य विशेषता यह है कि दोस्तों क्या है, इंद्र व्याकरण की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी परिभाषाएं पाणिनि की परिभाषाओं की तरह जटिल और प्रौढ़ नहीं है। क्या है, इंद्र व्याकरण की विशेषता क्या है कि पाणिनि की परिभाषाओं की तरह जटिल और प्रौढ़ नहीं है। यानी ये पाणिनि की जो परिभाषा है अष्टाध्यायी की वो जटिल है और ये जटिल नहीं है। संभवतः इंद्र व्याकरण के बाद कम से कम 2 और संप्रदाय पाणिनि के पूर्व प्रवर्तित हुए हैं, ऐसा आधुनिक विचारकों का अनुमान है। क्या अनुमान है कि दोस्तों इंद्र व्याकरण के बाद कम से कम जो है 2 और संप्रदाय पाणिनि के पूर्व यानी पाणिनि के पहले प्रवर्तित हुए। यानी इससे
जो हमें अनुमान लगाया जाता है, ये लगाया जाता है कि यंत्र व्याकरण और यंत्र व्याकरण को मानने वाले या उसका संपादन करने वाले सभी जो है वो पाणिनि के पहले के यानी पूर्व के जो कवि हैं दोस्तों। तो इस पे हम क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोगों को क्वेश्चन बना के देंगे एक ऑनलाइनर में। आइए उसके बाद देखते हैं क्या है पाणिनि के बारे में थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। क्या है पाणिनि अत्यंत संक्षिप्त रूप से, क्या है पाणिनि अत्यंत संक्षिप्त रूप से एक विस्तृत भाषा का अति संयुक्त और सुदृढ़ व्याकरण लिखने के लिए विश्व भर में विख्यात है। यानी अपने भारत में ही नहीं, ये विश्व भर में विख्यात है। कैसे अत्यंत संक्षिप्त यानी बहुत छोटे रूप में, और किसी भी विस्तृत भाषा का अति संयुक्त यानी बहुत छोटा और सुदृढ़ व्याकरण लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है? हमारे पाणिनि बब्बा प्रसिद्ध हैं दोस्तों, विख्यात हो गए हैं। कौन? पाणिनि। और उनके ग्रंथ में वैज्ञानिक विवेचना की परिपूर्णता तथा शैली की अनुपमता और दोनों इसी तरह से मिलती हैं दोस्तों। किस तरह से मिलती हुई है? संसार की किसी अन्य भाषा में इसके टक्कर की किसी विषय पर अन्य कोई भी पुस्तक नहीं है। बहुत ये सब ऐसे थोड़ा सा पढ़ने के लिए है दोस्तों, इसको पढ़ लेते हैं, इसमें से कहीं भी प्रश्न नहीं बनता है। तो क्या है? संसार के किसी भी अन्य भाषा में इसके टक्कर की इस विषय पर अन्य कोई भी पुस्तक नहीं है। बहुत वाद विवाद के उपरांत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का समय निर्धारित किया है। कौन? डॉक्टर वासुदेव। यहाँ ये देखने लायक ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि पाणिनि का समय जो है 500 ईसा पूर्व और 400 ईसा पूर्व के बीच निश्चित किया गया है। किसके अनुसार से? डॉक्टर वासुदेव शरण जो भारतीय वैज्ञानिक हैं दोस्तों, भारतीय कवि हैं, उनके अनुसार से जो है पाणिनि का समय 500 से 400 ईसा पूर्व निश्चित किया गया है। और मैक्स मुलर ने इनकी तिथि 350 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है दोस्तों, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। पाणिनि का समय जो है डॉक्टर वर्लिंग के अनुसार अगर पूछा जाता है तो डॉक्टर वर्लिंग के अनुसार 500 से 400 ईसा पूर्व और मैक्स मुलर के अनुसार 350 ईसा पूर्व है। पाणिनि की जीवनी के विषय में केवल इतना ही ज्ञात होता है कि वह आधुनिक अटक जिले के रहने वाले थे। अटक जिले के सालातुर ग्राम के निवासी थे दोस्तों। कौन? पाणिनि। पाणिनि का जन्म स्थान कहाँ था? अटकपुर जिले में सालातुर ग्राम में थे। और पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि उनकी माता का नाम दाक्षी था। क्या था? दाक्षी था। और कथा सरितसागर के चतुर्थ तरंग के अनुसार यह पता चलता है कि उनके गुरु उपवर्ष या वर्ष थे। पाणिनि के विषय में बस थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हुई है दोस्तों। कहाँ से? ये देखिए, पतंजलि के जो महाभाष्य है, पतंजलि के महाभाष्य से उनके माता का नाम दाक्षी बताया जाता है। और कथा सरितसागर, जो कथा का सरितसागर है उस तरंगों में विभाजित है दोस्तों, उसके चतुर्थ तरंग से ये पता चलता है कि पाणिनि के जो गुरु थे उपवर्ष और वर्ष थे। और उनके शिष्य तथा कात्यायन ब्याडी और इंद्रदत्त के समकालीन थे। तथा पंचतंत्र के एक श्लोक के अनुसार उनकी मृत्यु व्याघ्र के हाथों हुई है। पाणिनि के बारे में इतना बताया जाता है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, तो अभी हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? सरितसागर के अनुसार उनके जो गुरु थे वो कौन थे? उपवर्ष या वर्ष थे। तथा उनके शिष्य कात्यायन, ब्याडी और इंद्रदत्त के समकालीन थे। कौन? पतंजलि। और पंचतंत्र रचना के एक श्लोक के अनुसार जो है उनकी मृत्यु बताई जाती है कि उनकी मृत्यु बाघ के हाथ से हुई है। उसके बाद बताया जाता है तो कि दोस्तों अध्ययन में अधिक प्रखर नहीं थे। कौन? पाणिनि। पाणिनि अध्ययन में अधिक प्रखर नहीं थे।
इससे कुछ निराश होकर उन्होंने तपस्या की। और 1 मिनट और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उन्हें तपस्या की और आशुतोष शंकर को प्रसन्न करके, शंकर का एक दूसरा नाम आशुतोष भी बताया जाता है दोस्तों, उन्हें आशुतोष भी कहते हैं। आशुतोष शंकर को प्रसन्न करके उनके डमरू से निकले हुए ध्वनि समूह को 14 माहेश्वर सूत्रों में मानकर उन्हें समस्त ग्रंथ की रचना की दोस्तों। ऐसे जनश्रुति से उनकी निधन तिथि यानी सम्यक त्रयोदशी संवत त्रयोदशी थी। इस तिथि पर व्याकरण पंडित आज भी व्याकरण नहीं पढ़ते हैं, यानी कि उनकी अब यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि उनकी जो मृत्यु किसके हाथ हुई थी, तो बाघ के हाथ हुई थी दोस्तों। और कब हुई थी, तो संवत त्रयोदशी को हुई थी। और इस त्रयोदशी के दिन दोस्तों कोई भी व्याकरण जो है पंडित लोग व्याकरण नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद है इनका ग्रंथ अष्टाध्यायी है दोस्तों। इनके ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी है। इसमें 4000 सूत्रों का उल्लेख किया गया है। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र हैं जो 8 अध्यायों में विभाजित है दोस्तों। कितने 8 अध्यायों में, यानी जो है इसीलिए इसका नाम अष्टाध्यायी हुआ है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं और 5 सूत्रों को छोड़कर शेष समस्त सूत्रों को मूल रूप से सौभाग्यवश पंडितों द्वारा सुरक्षित 5 सूत्रों को छोड़कर शेष सभी सूत्रों को सौभाग्यवश पंडितों द्वारा सुरक्षित रखा गया है दोस्तों। और भाषा विश्लेषण को व्याकरण का उद्देश्य मानकर पाणिनि के 4 मूल तत्वों को विभिन्न बताया गया है दोस्तों। वो 4 मूल तत्व कौन कौन से हैं, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि पाणिनि के 4 मूल तत्व कौन हैं, जो है नाम, अख्यात, धातु, उपसर्ग और निपाती, जो हमारे निरुक्त में मिलता है। मुनि यास्क की रचना जो निरुक्त है, उन्होंने जो चतुर्विधि विभाजन किया है उसका भी नाम अख्यात, उपसर्ग और निपात है। तो इसे अव्यय भी कहते हैं दोस्तों। इसको किसको, नाम अख्यात और धातु को, उपसर्ग को और निपात को अव्यय कहा जाता है। इसमें सबसे प्रमुख स्थान है धातु का। किसका सबसे प्रमुख स्थान धातु का है। इसीलिए पाणिनि ने सबसे पहले साधारण परिभाषाएं बनाकर धातुओं को विभिन्न लकारों और रूपों में विभक्त किया है। पहले ही यास्क मुनि ने भी बताया है कि जो धातु है वो जो यास्क मुनि का जो व्याकरण है वो धातु पर आधारित है। तो इसमें पाणिनि ने भी यही कहा है कि इसमें सबसे मूल जो है वो है धातु है। क्या है, धातु है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने साधारण रूप से परिभाषाएं बनाकर धातु के विभिन्न लकारों और रूपों को दिया है। इसके पश्चात सुबंध शब्दों यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को दिया है। किसको दोस्तों, सुबंध शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण है की विभक्ति की है। उसके बाद उन्होंने उपसर्ग और अपवाद को दिए हैं। फिर निपातों को, यानी निपातों को अव्यय भी कहते हैं, निपातों को सूची में स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। तथा समास के नियम भी दिए हैं और दूसरे अध्याय में समास का विस्तृत विवेचन भी किया है। तथा कारक की व्याख्या तीसरे अध्याय में किया है इन्होंने। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि समास का जो पाणिनि में समास किस अध्याय में विस्तृत बताया गया है। तो जो समास है हमारा दूसरे अध्याय में और जो कारक है वो हमारे तीसरे अध्याय में। कृदंत प्रकरण है दोस्तों चौथे अध्याय में कृदंत प्रकरण, 5वें और 6वें के पश्चात जो है अन्य प्रतिपादों को प्रतिपादित किया गया है दोस्तों, अभ्युत्पन्न प्रतिपादों को। इसके पश्चात जो 5वें में तद्धित तथा इसके पश्चात अन्य उत्पन्न प्रतिपादों का भी विस्तृत प्रतिपादन किया गया है। 8वें में हमारे संधि को बताई गई है। क्या है, संधि प्रकरण जो है 8वें में है। उसके बाद पाणिनि के क्रम में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो केवल यह कि संधि प्रकरण सबसे बाद में रखे गए हैं। यही आलोचकों का कहना है कि उनमें जो त्रुटियां हुई हैं वो यही है कि उन्होंने संधि प्रकरण को सबसे बाद में रख दिया है दोस्तों। और अन्यथा पाणिनि ने अत्यंत जो है श्रृंखलाबद्ध और संश्लिष्ट विधि से व्याकरण की
बिखरी हुई सामग्री को सफलता के साथ एकत्र किया है दोस्तों। जो हमारे इधर उधर व्याकरण में बिखरी हुई थी उसे एकत्रित किया है। पाणिनि का ध्यान इस प्रयास में संक्षिप्त अतिशय रहा है पर बहुत केंद्रित रहा है कि इसीलिए अष्टाध्यायी का दुर्गम होना स्वाभाविक है। संक्षेप करने में प्रधान हेतु संभवतः पाणिनि का अष्टाध्यायी काष्ठ करना और लेखन सामग्री को प्रचुरता के अभाव से होंगे। ये हमारे पाणिनि की कुछ बातें थी दोस्तों। उसके बाद यहाँ से आ जाता है हमारा अगला, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ क्या है, मुख्य ग्रंथ के रूप में जो है उनके 6 साधन हुए हैं। 6 साधनों का आश्रय लेना पड़ा है। कौन कौन? एक प्रत्याहार है दोस्तों, दूसरा है अनुबंध, तीसरा क्या है दोस्तों? अनुबंध, और तीसरा गण है दोस्तों, और चौथी जो संज्ञा है जिसमें घ, शस, श्लू, लुक, टी, घु आदि संज्ञा को बताया है उन्होंने। 5वें में अनुवृत्ति है, और 6वां है जगह जगह कई सूत्रों को लागू होने वाले साधनों के लिए पूर्वाति सिद्धम सूत्र, जो 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है दोस्तों। सदिश नियमों की स्थापना, यहाँ से इन संक्षिप्त साधनों की व्याख्या किया है। तो ये प्राक कथन का जो हमारे पाणिनि द्वारा लिखा गया भूमिका है, थोड़ा सा इसको हम लोग देखे हैं दोस्तों। अगली वीडियो में हम लोग यहाँ 4 नंबर से पढ़ेंगे। आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय दोस्तों।